नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट। हमारा फिलहाल जितना भी एमसीक्यू बनेगा सारा सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ना कि रैंडम साइंस के सारे क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू पढ़ने से एक बहुत बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि आपका उस सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उस पे आने वाले क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आपको आंसर याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी और इसका आंसर आपको बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Why was Albert Einstein awarded the prestigious Nobel Prize in the year 1921? अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में जो नोबेल प्राइज मिला था वो क्यों मिला था? वो मिला था ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स मास एनर्जी रिलेशन लिखते हैं E=mc² वाला, पर इसका आंसर मास एनर्जी रिलेशन नहीं होगा, इसका आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इन्होंने बताया था कि कोई भी लाइट एक मेटल सरफेस पे पड़ के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट मतलब बाहर नहीं निकाल सकते। वो लाइट का एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो लाइट का जो मिनिमम एनर्जी होता है उसे वर्क फंक्शन बोला जाता है, और वर्क फंक्शन कराने के लिए लाइट का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट लाइट सोर्स प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स? अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल रख दिया जाए और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसमें कितना इमेज बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 360/थीटा। थीटा क्या है? दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल। इधर पे दोनों प्लेन मिरर का बीच का एंगल कितना हो जा रहा है? 0। तो 360/0 इज इंफिनिटी। तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर 360/थीटा इवन हो रहा है, यानी मान लीजिए थीटा का वैल्यू 60 है, तो 360/60 करेंगे तो आप 6 आएगा। तो उसमें से नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा, यानी उस केस में आंसर हो जाएगा 6 - 1 5। अगर ऑड रहा तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट सेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर? हमें पता है जैसा लाइट का डुअल नेचर होता है, तो डुअल नेचर मतलब क्या होता है? डुअल नेचर मतलब होता है लाइट में वेव्स के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और पार्टिकल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइट हैज वेव एंड पार्टिकल नेचर। लाइट का जितना भी सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो एक्सप्लेन करता है कि लाइट एक वेव है। पर लाइट का दो प्रॉपर्टी, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बताता है कि लाइट एक पार्टिकल भी है। एग्जाम में मोस्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पूछता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, लैसिक आई सर्जरी में कौन सा रे का यूज होता है? तो लैसिक आई सर्जरी में हम लोग यूज करते हैं यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। लैसिक का फुल फॉर्म होता है लेजर असिस्टेड इन केराटोमाइलियोसिस। इससे वो पेशेंट जिसको पास का चीज नहीं दिखता या दूर का चीज नहीं दिखता या एस्टिग्मेटिज्म हो, उसको ये सर्जरी से उन सारे पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। ये आई का इमेज है और ये जो पोर्शन है इसे रेटिना बोलते हैं। इधर पे इमेज अपना फॉर्म होता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब में क्या होता है? या तो इमेज यहां पे फॉर्म होने लगता है, मतलब रेटिना से बाहर, या तो इमेज इधर पे फॉर्म होने लगता है। तो लैसिक आई सर्जरी में क्या किया जाता है? कॉर्निया का ये बाहर का जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसको कॉर्निया बोला जाता है। कॉर्निया का रीशेपिंग किया जाता है। इससे क्या होगा? इमेज को दोबारा रेटिना पे लाया जा सकता है। तो इधर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, लैसिक आई सर्जरी में कौन सा रे यूज होता है और लैसिक का फुल फॉर्म।
नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास विल बेंड। एक रे ऑफ लाइट जो एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है वो कहाँ बेंड होगा? एयर एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ग्लास एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। दोनों को अगर कंसिडर करें तो एयर और ग्लास को, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है तो लाइट हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल भागता है। इधर आंसर क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसको याद करने का तरीका क्या है? अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। याद रखिएगा, डॉक्टर अवे, डॉक्टर मतलब DR, अवे मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। DR मतलब डेंसर टू रेयर और अवे मतलब नॉर्मल से अवे। तो एक याद रहेगा, तो रेयर से डेंसर उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो पैटर्न फॉर्म्ड ऑन CD कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। CD DVDs में आपने देखा होगा रेनबो जैसा पैटर्न दिखता है, वो क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो वो उधर से बेंड हो जाता है, इसी को ही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शैडो फॉर्मेशन, और एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सनलाइट जब क्लाउड से टकराता है तो क्लाउड से उसका जो डायरेक्शन रहता है वो बेंड हो जाता है। ये भी क्यों होता है? ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, द ओवल शेप ऑफ सन इज ड्यू टू। सन का शेप सनराइज के टाइम और सनसेट का टाइम ओवल रहता है, वो क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से पॉन्ड्स, बकेट या टैंक, ये सारे वाटर बॉडीज का एक्चुअल डेप्थ पता नहीं चलता है। वो लगता है कि कम गहरा है पर एक्चुअल में उसका गहराई ज्यादा रहता है। मिठाई दुकान में आपने देखा होगा रसगुल्ला को पानी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि रसगुल्ला अगर पानी के अंदर रहे तो वो बड़ा दिखता है। वो भी क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हमें सनलाइट का भी 4 मिनट का फायदा होता है, क्योंकि सनराइज के 2 मिनट पहले ही हमें सनलाइट मिल जाता है और सनसेट के 2 मिनट बाद भी हमें सनलाइट मिलता है, तो 4 मिनट का फायदा हुआ। ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। ऑप्टिकल फाइबर्स का जो वर्किंग होता है वो होता है बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशंस बहुत पूछता है एग्जाम में, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हुआ, शाइनिंग ऑफ एयर बबल हुआ, मिराज हुआ। डेजर्ट में जो पानी होने का अनुभूति होता है ये एक इल्यूजन है, उसी को ही मिराज बोला जाता है। फिर वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये सारा एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज होता है। इसे समझने के लिए हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना होगा। इस इमेज को देखिए, ये है वाटर और ये एयर, यानी ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एक लाइट सोर्स को लेते हैं, इधर से ये गया, ट्रैवल किया, सीधा निकल गया। इसका एंगल और बढ़ाते हैं, इधर से ये गया, हॉरिजन पे लड़ा और इधर से रिफ्रैक्ट कर गया। जहां से ये रिफ्रैक्ट कर रहा है इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, परपेंडिकुलर और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों का बीच का, और ये परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते अगर रहे तो एक टाइम ऐसा रहेगा कि रे ऑफ लाइट इधर लड़के ये सीधा हॉरिजन से पास करेगा। तो इस टाइम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ये क्रिटिकल एंगल कब बन रहा है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जा रहा है। जब भी ये रिफ्रैक्टेड रे हॉरिजन से पास करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इधर से अगर थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं हम लोग, ये जो लाइट हॉरिजन से टकरा के बाहर निकलता था
वो टोटल भीतर ही रह जाएगा, और इसी केस को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाना चाहिए, क्योंकि डेंसर से जब भी रेयर मीडियम में जाता है लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागता है, ऐसे जाएगा, और रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल भागेगा, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और इसका सेकंड कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट फॉर पावर ऑफ अ लेंस? पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है डायोप्टर, और पावर का एक रिलेशन है फोकल लेंथ के साथ, f इज इक्वल टू 1/f। न्यूमेरिकल्स में भी कभी दे देता है कि किसी लेंस का 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो उसका पावर कितना होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस माइनस को अगर आप प्लस कर दे तो ये हो जाएगा मिरर फॉर्मूला। इधर पे v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। इसका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो v u f कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है वो भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? जो लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ड्यू टू स्मॉलर वेवलेंथ। लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, और इसी कारण लाइट हमें दिखता है कि वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब होता है ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर को लेके इनमें से क्या क्या सही स्टेटमेंट दिया हुआ है? सबसे पहला क्या है? इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हाँ सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो मिरर के पीछे बनता है। जैसे अपने घर का प्लेन मिरर आप देख लीजिए, उसमें जब अपना फेस देखते हैं आप तो वो जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, ना कि मिरर के ऊपर। अगर मिरर के ऊपर इमेज बने तो वो रियल इमेज कहलाएगा। नेक्स्ट, इट ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड, ये गलत है। नेक्स्ट, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ये भी गलत है। कॉनकेव मिरर अगर रहे तो वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ये भी सही है। गाड़ी में जो पीछे का व्यू देखने के लिए मिरर यूज करते हैं छोटा वाला, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ लेंस वेयर अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड इज। एक ऐसा पॉइंट लेंस पे जहां पे लड़के रे ऑफ लाइट ना ही डाइवर्ज होता है ना ही कन्वर्ज होता है, सीधा निकल जाता है, वो कौन सा पॉइंट है? तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ये कॉन्वेक्स लेंस है, और लेंस का ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इधर से कोई भी लाइट अगर पास करे तो वो सीधा ही निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलोमीटर कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करने में यूज होता है? वोलोमीटर से हम लोग टेम्परेचर भी मापते हैं, ये यूज होता है इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो लॉज है, जो सेकेंड लॉ है वही स्नेल्स लॉ है। इसमें बोला क्या है? साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट। यहां पे आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई भी दो गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, सपोज वाटर और एयर पकड़ ले, उसका जो ये रेशियो होगा साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पर दोनों मीडिया सेम रहना चाहिए। अगर दोनों मीडिया सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई ऑब्जर्वर प्लेन मिरर के सामने 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बढ़ रहा है तो उस मिरर का इमेज उसके पास कितना स्पीड से बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा। वो ऑब्जर्वर आगे बढ़ रहा है और उसका इमेज भी आगे बढ़ रहा है, दोनों का स्पीड 4 है और दोनों का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो इस केस में दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस केस में 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी? इनमें से कौन सा नॉन ल्यूमिनस है? नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? जिसका अपना लाइट नहीं होता है। जैसे
ह्यूमन बींग्स हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, मून है, इन लोगों का अपना लाइट नहीं होता है। मून चमकता क्यों है? सन की वजह से। तो सन ल्यूमिनस होगा, मून ल्यूमिनस नहीं होगा। इनमें से कौन सा नॉन ल्यूमिनस है? प्लैनेट्स होगा। सन का अपना लाइट होता है, स्टार्स का भी अपना लाइट होता है, बल्ब का भी अपना लाइट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है कनकेव मिरर्स को। ये देखिए, ये कनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में कोई भी लाइट अगर लड़ता है तो वो कन्वर्ज होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी लाइट लड़ता है तो वो देखिए लड़के बाहर चला जा रहा है, मतलब डाइवर्ज हो जा रहा है। तो कॉन्केव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनकेव मिरर से कैसा इमेज बनता है? तो एक कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। एक कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ रियल एंड वर्चुअल। जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखिएगा तो वो जो इमेज बनाएगा हमेशा वर्चुअल बनेगा। बाकी सारा केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। बस एक ही केस है जिसमें कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। इस केस में आप रेयर मीडियम नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग जो ऑप्टिक्स में डेंसिटी पढ़ते हैं वो नॉर्मल मास डेंसिटी से अलग रहता है। इसका एक एग्जांपल है, वाटर केरोसिन से ज्यादा डेंसर होता है, पर ऑप्टिक्स के केस में केरोसिन वाटर से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, इसीलिए लाइट का स्पीड वाटर में केरोसिन से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर? एक प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे या फोकल लेंथ पूछे वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि प्लेन मिरर कोई स्फेरिकल मिरर तो है नहीं कि जिसमें कर्व होता हो, वो एक स्ट्रेट मिरर है और किसी भी स्ट्रेट चीज का रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है। और रेडियस अगर इनफाइनाइट होगा तो उसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइट? इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी लाइट का नहीं है? लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, हाँ लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए तो सनलाइट स्पेस से ट्रैवल करके हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट, लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। और भी दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लाइट एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर, हाँ लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि लाइट एक पार्टिकल है। लास्ट, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन? सूरज से पृथ्वी तक आने में लाइट को कितना समय लगता है? इसका आंसर होगा 500 सेकेंड्स, अराउंड 499 लगता है, पर आसानी के लिए हम 500 सेकेंड याद रखेंगे। 500 सेकेंड होगा 8 मिनट 20 सेकेंड के अराउंड। इसका आंसर हो जाएगा बी। और मून लाइट को पृथ्वी तक आने में अराउंड 1.2 या 1.3 सेकेंड लगता है, तो दोनों का टाइम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इन अ बकेट सीम्स टू बी लेस डीप देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। ये क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा 3D इमेजेस जो हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनता है? वो बनता है थ्रू होलोग्राफी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रियर व्यू मिरर्स यूज्ड इन व्हीकल्स आर, व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर यूज करते हैं हम लोग वो कौन सा होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या एक अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि ये छोटे से जगह में बहुत ज्यादा चीजों को दिखा सकता है, तो इसलिए जब कॉन्वेक्स मिरर को हम एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं तो पीछे से आने वाले ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स को ये दिखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए कॉन्वेक्स मिरर? इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी है? पहला, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो ये सही है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। दूसरा, इट ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, दोनों नहीं बनाता, ये बस वर्चुअल इमेज ही बनाता है।
चौथा, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल, यानी ए और डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? इसका रिलेशन होता है R इक्वल टू 2f। एक स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसे फोकस बोलते हैं। तो फोकस से लेके पोल तक का जो दूरी होता है वो होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो R इक्वल टू 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो कंडीशन क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, इसका दो कंडीशन है। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, जो रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो? ये क्वेश्चन जब भी आता है तो इसमें याद रखिएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव ही रहता है, क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी काम रहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी काम रहता है, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट का भी काम रहता है। देखने से लगता है कि ये बस डिस्पर्जन ऑफ लाइट से ही होता है, क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना विबग्योर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द अपर्चर ऑफ द मिरर? मिरर को जो अपर्चर होता है वो क्या होता है? मिरर का जो अपर्चर होता है वो उसका डायमीटर को बोलते हैं। इधर पे स्फेरिकल मिरर होगा, क्योंकि प्लेन मिरर का तो डायमीटर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इधर होना चाहिए स्फेरिकल मिरर। जनरली अपर्चर बोला जाता है किसी ओपनिंग, होल या गैप को, पर अगर आप कैमरा में देखेंगे तो लेंस का जो ओपनिंग रहता है सामने में उसको अपर्चर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, ये भी हम लोग पीछे देख चुके हैं, ये होगा ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई भी सब्सटेंस स्पार्क कब करेगा? जब उसमें लाइट रहे, जितना ज्यादा उसमें लाइट रहेगा उतना ज्यादा वो चमकेगा, और डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत कम होता है। तो कोई भी लाइट अगर उस पर पड़ता है तो उसका जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, और डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? लाइट डायमंड के भीतर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है, तो इसके कारण डायमंड में चमक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, A ray of light coming from infinity after reflection from a spherical mirror will form an image at, ये क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर से है। ये बोल क्या रहा है, कोई भी एक रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आता हुआ कोई भी स्फेरिकल मिरर से अगर टकराए, कॉन्वेक्स या कनकेव, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो याद रखिए उसका इमेज बनेगा हमेशा फोकस पे, और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखें तो इमेज हमेशा बनेगा इन्फिनिटी पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कॉमन क्या है? पहला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नहीं होगा क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में है। नेक्स्ट, नथिंग सिमिलर, ये भी नहीं। तीसरा पॉइंट, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में है, रिफ्लेक्शन में नहीं है। चौथा पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा दोनों में कॉमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच मिरर इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल? टॉर्चेस, फ्लैश लाइट्स, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, कनकेव। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोज दैट इट हैज पार्टिकल नेचर? हमें कैसे पता चलता है कि लाइट एक पार्टिकल भी है? तो होगा थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट से भी हमें पता चलता है कि लाइट एक पार्टिकल है, पर ज्यादातर एग्जाम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही दिया रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति का हाइट 6 फीट है, वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है, तो बोल रहा है कि प्लेन मिरर का हाइट एटलीस्ट कितना होना चाहिए कि ये जो 6 फीट का व्यक्ति है अपना पूरा बॉडी उसमें देख पाए। अपना पूरा बॉडी देखने के लिए प्लेन मिरर को उस ऑब्जेक्ट का एटलीस्ट आधा होना पड़ेगा, तो इस केस में कितना होना पड़ेगा? एटलीस्ट 3 फीट, तो आंसर हो जाएगा 3 फीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? एक प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? प्लेन मिरर यानी घर में जो मिरर हम लोग देखते हैं वो प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और लैटरली इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। और लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? एम्बुलेंस में जैसे हम लोग देखते हैं ECNALUBMA उल्टा लिखा रहता है, उसको अगर हम लोग शीशा में देखें तो वो एम्बुलेंस दिखेगा। इसी को ही लैटरली इन्वर्टेड बोला जाता है। तो अपना प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल, इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होता है? जो स्क्रीन के ऊपर बनता है। थिएटर्स में या प्रोजेक्टर से जो इमेज बनता है आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर ही रहता है, ना कि स्क्रीन के भीतर। तो वो सारा इमेज होता है रियल इमेज। हम लोग का आंख से जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। और अपना आंख एज अ कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ रेंज है वो क्या है? ये मीटर में दिया हुआ है। मीटर में इसका आंसर होता है 4 × 10⁻⁷ से लेके 7 × 10⁻⁷ मीटर तक। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो उसका आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। एंगस्ट्रॉम और मीटर में एक रिलेशन है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। ये है अपना विजिबल रेज। इसको सजाया गया है वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, यानी गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होगा और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। इसको ये ऑर्डर में याद करके रखिएगा, एग्जाम में सजाने को देता है। अगर फ्रीक्वेंसी का पूछे तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा। तो रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा और गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगा। विजिबल रेज का अगर वेवलेंथ पूछे तो विजिबल रेज में 7 कलर आएगा, VIBGYOR, रेनबो वाला। और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? ऊपर वाला, वायलेट का। तो ऐसे आप सजा सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बोल दे तो रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा और वायलेट का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लाइट का MCQ पार्ट 1। पार्ट 2 भी हम लोग जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको ये सारा MCQ पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं naukrified.in पे। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।